कि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी यहां रही, जब तक अंग्रेजों का राज रहा, ये गुजराती दलाल अंग्रेजों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। पूरा इतिहास खंगाल डालो मेरे दोस्तों, पूरे इतिहास को आप खंगाल डालोगे, आपको एक भी मोदी, एक भी शाह, पारेख, मेहता या एक भी गुजराती का नाम, एक भी गुजराती आपको भारत को आजाद कराने के लिए क्रांति में शहादत नहीं दी है। 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने, जितने भी इतिहास हैं, जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो दिल्ली, आप दिल्ली जाइए, आप उन जगहों पर जाइए जहां इतिहास के पन्ने रखे हुए हैं, आप इतिहास को खोलिए, आपको हर जगह कहीं भी एक भी नाम मोदी, शाह, पारेख, मेहता, चौकसी, नीरव नहीं मिलेगा। किसी एक गुजराती का नाम आपको नहीं मिलेगा जिसने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी शहादत दी हो, शहीद हुआ हो। एक भी क्रांतिकारी शहीद आपको गुजराती नहीं मिलेगा। यह बात मैं हजारों बार बोल चुका हूं मेरे दोस्तों, और आज उनका असली चेहरा आपके सामने है। जो गद्दी पर बैठे रहे हैं वो अंग्रेजों की नीति, कैसे अंग्रेजों ने इस देश का दमन किया था, कैसे अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा किया था, कैसे अंग्रेजों ने इस देश पर 200 साल राज्य किया था, उसकी कहानी का एक बहुत घृणित पन्ना है कि इन गुजरातियों ने अंत तक अंग्रेज के रहने से लेकर, आने से लेकर जाने तक उनके साथ खड़े रहे और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर के इस देश को गुलाम बनाए रखने में मदद की। तीनों चैप्टर आपके सामने है मेरे दोस्तों। अंग्रेजों को बुलाने से लेकर, अंग्रेजों को यहां जमाने से लेकर, अंग्रेजों को यहां 200 साल राज करने तक, ये गुजराती दलाल अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, और ये इतिहास के तथ्य के साथ कह रहा हूं, और मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि कोई भी इसको चैलेंज कर सकता है और इस पर डिबेट कर सकता है, इस पर बहस कर सकता है। मैं जानता हूं गोदी मीडिया में यह हिम्मत नहीं है कि वो इस पर डिबेट करे, इस पर बात करे। कम से कम मेरे बहाने से ही बात करे। नहीं करेंगे, करने ही नहीं दिया जाएगा। और इसलिए नहीं करने दिया जाएगा मेरे दोस्तों क्योंकि पूछा पेखी में भंडा फोड़ हो जाता है। अगर इस पर बात हुई, इस पर डिबेट हुआ, तो इस देश को पता चल जाएगा कि देश का अगर कोई सबसे बड़ा गद्दार रहा है तो वो है गुजराती। और गुजरात और गद्दारी का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि वो आने से लेकर जाने तक अंग्रेजों के साथ खड़े रहे और कंधे से कंधा मिलाकर के इस देश का दमन करवाया। अगर अंग्रेज इस देश में बलात्कार करने के लिए जिम्मेदार हैं, तो ये गुजराती भी जिम्मेदार हैं। अगर अंग्रेज इस देश का दमन करने के लिए, इस देश की शिक्षा व्यवस्था खत्म करने के लिए, इस देश की कृषि व्यवस्था खत्म करने के लिए अगर जिम्मेदार हैं, तो इस गुजराती भी जिम्मेदार हैं। और आज एक गुजराती आगे निकल कर आता है, किसी तरह से षड्यंत्र करते हुए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचता है और पूरे देश के किसानों को का दमन करने जा रहा है उसी षड्यंत्र के तरीके से। और हम और आप अपने अपने लिहाफों में, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी रजाइयों में छुपे हुए हैं। हमारे और आपके, मैं पंजाब के उन सिख भाइयों से आह्वान करता हूं कि आपके भाई, आपकी बेटियां भी वहां हैं, आपकी माताएं भी वहां हैं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश से, मैं पूरे देश से यह आह्वान करता हूं कि वो आपके लोग हैं जिन पर ये लाठियां बरसाना चाहते हैं, जिन पर ये लाठियां बरसाना चाहते हैं, जिन पर ये गोलियां चलवाना चाहते हैं। क्या आप उन्हें मरने के लिए छोड़ दोगे? अगर उन्हें अपना आप समझते हो,
अगर उनका कमाया हुआ अन्न आपने खाया है तो आगे बढ़ो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे देशवासियों, मेरे देश के युवाओं, आगे बढ़ो, दिल्ली पहुंचो, दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचो। अपनों को इस तरह अकेला नहीं छोड़ा जाता, वरना जिस तरह से अंग्रेजों ने पूरे देश का दमन कर दिया था, उसी तरह से अंग्रेजों की इन नाजायज औलादों ने पूरे देश को का दमन कर देंगे, पूरे देश को दफन कर देंगे। इनके पास एक भी तर्क नहीं है, इनके पास एक भी तर्क नहीं है अपने इन 3 किसान बिल का, और एक भी तर्क नहीं है। फिर भी उस दमनकारी कानून को लागू करवाने के लिए पूरे देश के किसानों की हत्या करवाना चाहते हैं, दमन करवाना चाहते हैं, पूरे देश के किसानों को खत्म कर देना चाहते हैं। आप कब तक मौन रहोगे? आप कब तक अपने घरों में रहोगे? मेरे पंजाब के वीरों, मेरे सिख भाइयों, आप कब तक रहोगे? चुप रहोगे? आपसे मैं आह्वान करता हूं कि आप सिंघू बॉर्डर पहुंचिए, आपसे मैं आह्वान करता हूं कि आप टिकरी बॉर्डर पहुंचिए, और मैं आपसे इसलिए आह्वान करता हूं कि इस देश को आपकी जरूरत है, क्योंकि देश गुलाम होने जा रहा है। जिस देश का राष्ट्रपति यह बात कह देता है कि ये 3 किसान बिल देश के हित में हैं, उस देश को बचाना अब आपके कंधों पर आ गया है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों, अगर राष्ट्रपति यह कह रहा है कि जमाखोरी का लाइसेंस देना इस देश को विकास की ओर ले जाएगा, तो या तो वो राष्ट्रपति एक अक्षर पढ़ा नहीं है, गधा है, वो एकदम से न्यूड है, कुछ नहीं आता उसे, कुछ समझ में नहीं आता, या तो वो मूर्ख है और या तो दलाल है। कैसे कह सकता है मेरे दोस्तों? आज इन 3 किसान बिलों का अगर मैं उदाहरण दूं, मात्र एक उदाहरण मेरे सामने है, मात्र एक उदाहरण इसके लिए दिया जा सकता है कि पूरे देशवासियों को, पूरे भारतवासियों को, सबको, सभी को बलात्कार करने का लाइसेंस दे दिया जाए और उनसे कहा जाए कि आज के बाद देश में कोई महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा। ये इस तरह का बिल है। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। बलात्कार का लाइसेंस देकर के देश में संस्कृति स्थापित करने की बात कहने का की जुर्रत अगर कोई कर सकता है तो ये नरेंद्र मोदी ही कर सकता है, और उसके द्वारा पाले गया ये राष्ट्रपति कर सकता है, या उसके द्वारा पाले गए लोग कर सकते हैं। वरना एक बात भी बताइए मेरे दोस्तों, पूरे मैं जब से मैं जानने लायक हुआ हूं तब से लेकर आज तक, अगर अमीरी गरीबी का, अगर समस्याओं का, अगर विकास के अवरोध का, अगर किसानों की आत्महत्या का, अगर भारत की किसी भी समस्या का अगर मात्र एक समस्या रही है तो वो रहा है जमाखोरी, और उस जमाखोरी पर सरकारी लगाम भी होता था, सरकारी डंडे भी चलते थे, तब भी वो जमाखोरी पूरे देश को निगलता जा रहा था, गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाता जा रहा था। और ये दोगले जमाखोरी का लाइसेंस देकर के इस देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसान बिल देश के हित में है। इससे बड़ा उदाहरण मेरे पास नहीं है मेरे दोस्तों, मैं इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। लेकिन मैंने कहा कि जिन गुजराती चोरों ने, जिन गुजराती दलालों ने इस देश को गुलाम बनवाया, इस अंग्रेजों को बुलाया, इस देश पर 200 साल राज करने के लिए अंग्रेजों के सहयोगी बने रहे, वही गुजराती आज देश की सत्ता पर बैठे हैं। इसके और भी हजारों उदाहरण हम आपको देंगे मेरे दोस्तों।
मैंने कहा 1947 के पहले एक भी क्रांतिकारी शहीद आपको गुजराती नहीं मिलेगा, आपको अमित शाह, मोदी, पारेख, मेहता नहीं मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, 1947 के बाद भी आज तक मैंने किसी बॉर्डर से किसी गुजराती को शहीद होकर उसका जनाजा मैंने गुजरात जाते नहीं देखा है। ये मेरी अपने नॉलेज की बात है, मेरे अपने सोच की बात है। आप भी देख लो, आप भी पता कर लो, आपको भी अगर कोई गुजराती शहीद होकर किसी सीमा पर, किसी बॉर्डर पे, किसी भी बॉर्डर पे शहीद होकर के उसका जनाजा गुजरात गया हो तो मुझे भी बताना। मैं अपनी बातें वापस ले लूंगा, मैं सरेआम इसके लिए माफी मांगूंगा। ये गद्दार रहे हैं, ये देशद्रोही रहे हैं, ये दलाल रहे हैं, लेकिन हथियार नहीं उठाते, इस देश की रक्षा के लिए आगे नहीं आते। आज सत्ता पर बैठ करके देश की दलाली तो कर रहे हैं। इन्हें भेजिए जाकर के सीमा पर खड़े हो जाएं। मैं इन गुजरातियों को चैलेंज करता हूं, अपना इतिहास बताएं इस देश को। और जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे और आपके बच्चों को, हमारे आपके युवाओं को, हमारे ही आपके लोगों को मिलाकर के इस देश पर राज किया, उसी तरह से ये अंग्रेजों की छोड़ी हुई औलादें, अंग्रेजों की नाजायज औलादें देश की सत्ता पर काबिज होकर के हमको आपको लड़ाना चाहती हैं, किसानों का दमन करना चाहती हैं, किसानों को मिटाना चाहती हैं, और हम और आप अपने घरों में घर बैठे रहते हैं। मेरे दोस्तों, मैंने 2 चैलेंज कहा, 1947 से पहले और 1947 के बाद। आपने शहीद नहीं देखा होगा किसी गुजराती को। ये तो दलाली के लिए पैदा होते हैं, और सत्ता में जैसे ही बैठा इसने देश की दलाली शुरू कर दी, देश बेचना शुरू कर दिया। जिस लाल किले का बहाना करके अपने ही गुंडों को भेज करके, आरएसएस के गुंडों को भेज करके वहां झंडा फहरवाया, यह उत्पात मचवाया, यह सारा कांड करवाया, सिर्फ किसानों का दमन करने के लिए, अपनी मीडिया से उसका प्रचार करवाया, सिर्फ किसानों का दमन करने के लिए। मेरे दोस्तों, यह किसानों का दमन नहीं, यह पूरे देश का दमन है। यह पूरे देश को गुलाम बनवाना चाहते हैं, यह पूरे देश को अडानी अंबानी के कदमों में डालना चाहते हैं, यह पूरे देश को वॉलमार्ट, अमेज़न और अलीबाबा, चाइना की कंपनी, ये अमेरिका और चाइना के कदमों में डालना चाहते हैं भारत का पूरा बाजार। और आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको हमारे ही सामने खड़ा कर रहे हैं, हमारे ही बच्चों को, जो बेचारे पुलिस में अपनी रोजी रोटी के लिए लाठियां पकड़ा करके उनको आगे कर दिया है कि जाओ अपने बाप को मारो। वो बेचारे मजबूर, अपने बाप पर लाठी चलाने के लिए मजबूर हैं। वो भटके हुए नौजवान इन्हीं गद्दारों के बातों में आकर के अपने ही किसान भाइयों, अपने ही किसान पिताओं, अपने ही किसान बहनों और माताओं पर पत्थर मार रहे हैं। ये अंग्रेजों का राज है, ये अंग्रेजों की नाजायज औलादों का राज है। आज भारत की सत्ता पर अंग्रेजों की नाजायज औलादें काबिज हो चुकी है। मेरे दोस्तों, देश बचाया नहीं जा सकता। बात सिर्फ इस बात की कि आज इस देश की सत्ता पर अंग्रेजों के दलाल काबिज हो चुके हैं, अंग्रेजों की नाजायज औलादें काबिज हो चुकी हैं, और वो 1857 बनाना चाहती हैं भारत को। वो 1947 के पहले की क्रांति चाहती हैं भारत में। वो चाहते हैं कि पूरे देश का दमन कर दिया जाए। वो चाहते हैं डलहौजी की तरह पूरे देश की जमीन को छीन लिया जाए। वो चाहते हैं कि जलियांवाला बाग का जनरल डायर की तरह
पूरे दिल्ली को किसानों की लाशों से पाट दिया जाए, वो चाहते हैं। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं मेरे दोस्तों, ये बात जिस दिन किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन से मैं कह रहा हूं। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी को मैंने कहा था कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, अपने बाप अडानी अंबानी को नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे चुके हैं। ये कानून लागू करवाएंगे तो वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अगर ये इस कानून से पीछे हटते हैं तो उन्हें अडानी अंबानी उनका इस्तीफा राष्ट्रपति को, पब्लिक को भेज देंगे। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। और है हिम्मत नरेंद्र मोदी वापस मत ले कानून, सिर्फ बोल के दिखाएं अपने मुंह से कि मैं इस कानून को वापस लेना चाहता हूं, अपने जुबान से बोल के दिखाएं, उसी दिन उनका इस्तीफा सार्वजनिक हो जाएगा। यह सच्चाई है, इस सच को कोई झुठला नहीं सकता। मेरे दोस्तों, कितना षड्यंत्रकारी है यह बैठा हुआ। आप सोचो 1857, आप सोचो 1947 के पहले के इतिहास को देखो, आज वो दोहराया जा रहा है। हमारे युवा अगर जागे नहीं होते, अगर हमारे उत्तर प्रदेश के उस भाग के लोग अगर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे नहीं होते तो ये किसानों की लाशें बिछा देते, ये टिकैत को मार गिराते। इनकी योजना यही थी और अपने ही बच्चों से मरवाते। बहाना करते कि ये दंगा हो गया, क्योंकि इस सत्ता पर बैठा हुआ नरेंद्र दामोदर दास मोदी का इतिहास दंगों का रहा है। उसने राजनीति का पहला कदम अपनी जिंदगी में दंगा करवा कर लिया था। 59 कार सेवकों को जिंदा जलवा करके गुजरात में दंगा करवाने वाला यह नरेंद्र दामोदर दास मोदी पहली बार राजनीति में जीत हासिल की थी। यह तो एक्सीडेंटली मुख्यमंत्री बनाया गया था गुजरात का। साल भर के बाद चुनाव था, 6 महीने में कुछ नहीं कर सका। तो आप सोचिए मेरे भाइयों, उस समय कुछ लोगों को मिला करके इसने अपने ही 59 सेवकों को जिंदा ट्रेन में बंद करके जलवा दिया, मात्र इसलिए कि 6 महीने बाद होने वाला चुनाव इसे जीतना था और फिर से मुख्यमंत्री बनना था। कितना क्रूर, कितना कसाई, कितना निर्दयी, कितना भेड़िया है ये आपका। आप अपनों को छोड़ दोगे मेरे भाइयों, अपने किसानों को, अपनी किसान बेटियों को, अपनी किसान माताओं को छोड़ दोगे इस भेड़िए के सामने कि खा जाए, कुचल दे और ना बात बोलेगा कि किसानों ने, लोकल लोगों ने आगे बढ़कर के दंगा किया, उसमें राकेश टिकैत मारे गए, इतने किसान मारे गए। इसका तो आदेश था, मैंने पहले भी बोल चुका हूं मेरे दोस्तों, पुलिस को इसका आदेश था कि किसानों की लाशें बिछा दो। किसानों ने गलती नहीं की। इसका आदेश था कि उस टीम को, जिस टीम को इसने, आरएसएस के गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने, जिनको इन्होंने भेजा लाल किला पर अफरा तफरी फैलाने के लिए, उन पर हाथ उठाने का भी आदेश इनका नहीं था। आपने भी देखा और इस दुनिया ने भी नहीं देखा। लेकिन इनका इरादा था कि उस बहाने से जब दूसरे किसान दिल्ली के अंदर जाएंगे, जो कि नहीं गए, जो कि बचे, कुछ गए तो लाल किला पर ही गए, तो उन्हें मार गिराओ। लेकिन पुलिस वालों ने गोलियां नहीं चलाई, किसानों पर गोलियां नहीं चलाई। इसका इरादा था पूरे दिल्ली को किसानों के खून से रंग दो, इसका आदेश था। इसकी मंशा पूरी नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस में भी, पुलिस के लोग भी उन्हीं किसान के बेटे हैं। मेरे दोस्तों, जब उससे बात नहीं बनी, तब इसने अपने ही बेटों को, हमारे ही बच्चों को पत्थर दे करके,
लाठियां देकर के, नारे लगवाता है उनसे और आगे बढ़ कर देता है। पीछे से अपनी पुलिस लगाता है और जब वो पत्थर मारकर वापस आते हैं तब पुलिस आगे जाकर के उन पर लाठियां बरसाती है। सख्त आदेश